तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आपको बताते चले कि ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज हम यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन हर दूसरे शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में ये वाला सवाल आए तो उस दूसरे वाले शिफ्ट में ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम एथेनॉल मेथेनॉल वाली बात करेंगे तो एक शिफ्ट में एथेनॉल का आता है, दूसरे का मेथेनॉल में आता है ना, मेथेनॉल वाला क्वेश्चन आ जाता है ओवरऑल। इससे पहले आपको बता दें कि एमडी क्लासेस इस 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस को लेकर आ रहा है, स्वतंत्रता महोत्सव, और इस बार बेरोजगारी से आजादी, सबसे बड़ा ऑफर आपको साल का देखने को मिलेगा दोस्तों। और आपको पता है मात्र एक दिन के लिए ये ऑफर रहेगा। 13 अगस्त दोपहर 3 बजे इसका इवेंट होगा एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जरूर आ जाइएगा। इसके अलावा आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के लिए सैंपल पेपर प्रत्येक दिन मतलब हर दिन एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 6 बजे आपका, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे ये चारों क्लासेस आपकी होती है। सैंपल पेपर करंट अफेयर, रीजनिंग, साइंस और मैथ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज ये भी है, हाँ चलो भैया, ओके। दूसरी चीज आपको बता दें कि भाई साहब आपको सैंपल पेपर भी दे सकते हो जाके अपने एप्लीकेशन पर जो एमडी क्लासेस का है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज बढ़िया तरीके से सारी चीजों को समझना है, पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। चलो भाई साहब, तो शुरू किया जाए एकदम बढ़िया तरीके से। कमेंट जरूर करते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके सारी चीजों को। चलो भैया, ठीक है। पहला है सवाल, यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु पर क्या अब ये जो सवाल है, ये आपको देखने को मिलेगा कि यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह द्रव में क्या करेगी भैया, तो डूब ही जाएगी या क्या करे। तो याद रखना ये आपका द्रव है, ठीक है। चलो भैया, और ये क्या है भैया, वस्तु है, ठीक है। चलिए, वस्तु है तो किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, तो इसका मतलब इसका घनत्व ज्यादा, इसका घनत्व कम है। तो अब क्या होगा, वस्तु तैरती रहेगी। किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो द्रव में क्या करेगी भैया, तो हम कहेंगे भैया तैरेगी वस्तु। क्या होगी, तैर। अगर ये लिखा होता कि भैया इसका द्रव का घनत्व कम है, इसका घनत्व क्या भैया ज्यादा है, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और ये सब आपने पढ़ा होगा बायोन्सी या उत्प्लवन बल या आर्किमिडीज के सिद्धांत में पढ़ा होगा, है ना। चलिए इसको जरा ध्यान दीजिएगा। निलंबन में बड़े कणों को अलग, देखिए निलंबन से सवाल पूछा जाता है, याद रखना है। क्लास 9th की एनसीईआरटी में निलंबन या सस्पेंशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। निलंबन उनको बोलते हैं दोस्तों कि ऐसा घोल जिसमें कण आंख से दिखाई देते हैं। कण जो होते हैं वो आंख से दिखाई दे, जबकि विलयन में कण आंख से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो जल के द्वारा जो है ये विक्षेपित नहीं बल्कि दिखते हैं उसमें। और इसको अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन या निस्यंदन के द्वारा। जैसे पानी और बालू का घोल, पानी और क्या हो जाएगा, बालू का घोल हो जाएगा, सॉरी, पानी और क्या हो जाएगा भैया, बालू का घोल जो है वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है और ये निस्यंदन उसमें आपको दिखता है। तो विलयन में क्या होता है, उसमें कण दिखाई नहीं देते हैं नेकेड आई से, नंगी आंखों से, लेकिन सस्पेंशन में आपको दिखाई देता है, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर हम कहेंगे लकड़ी का बुरादा और पानी, तो भैया नहीं घुलेगा, उसमें भी दिखाई देगा। चाय पत्ती चाय में पड़ी होती है तो वो भी क्या है, निलंबन है या सस्पेंशन है, क्योंकि चाय पत्ती दिखाई देती है। इससे हर शिफ्ट में सवाल पूछा जाता है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान से समझ के पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला, मानव शरीर में तंत्रिका संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है। चलिए, इससे भी सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो आपको इसमें भी अच्छे से पढ़ना चाहिए और एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। चलो भैया, तो एक बार सभी लोग बढ़िया तरीके से आंसर करिएगा,
एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। तो सभी लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चा, तो हमने आपको बोला कि मानव शरीर में तंत्रिका संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। अब सुनिएगा, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डेंड्राइट, इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है भैया, एक्सॉन होता है, इससे सवाल पूछा जाता है। या तीसरा है आपका एक्सॉन टर्मिनल, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है, उससे सवाल। तो डेंड्राइट का काम होता है मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को या संदेश को क्या करना भैया, रिसीव करना या प्राप्त करना। क्या करना, प्राप्त करना। एक्सॉन का क्या काम होता है, मैसेज को प्रेषित करना, मैसेज को प्रेषित करना, प्रेषित मतलब भेजना, है ना। चलिए ओके, और टर्मिनल का क्या काम होता है कि मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को भेजना, दूसरे न्यूरॉन को भेजना, याद रखना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इससे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, तो जरूर याद रखना है कि कहीं ना कहीं ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों, तो इस चीज को आप थोड़ा समझ लीजिएगा और अच्छे से जान लीजिएगा। डेंड्राइट का काम क्या होता है कि मैसेज को रिसीव करना दूसरे न्यूरॉन से, ये क्या काम करता है, मैसेज को और आगे बढ़ाता है। फिर टर्मिनल क्या करता है, टर्मिनल एक्सॉन क्या करता है, या इसको नर्व एंडिंग के नाम से जाना जाता है, ये दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है। ये चीज आपको बढ़िया तरीके से रट के रखना। न्यूरॉन का कौन सा भाग तंत्रिका संदेश को कोशिका की ओर ग्रहण करता है, तो भैया बताइएगा कि द विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव नर्व इंपल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। अब बताइएगा दोस्तों, ये बढ़िया सवाल है, तो आपको याद रखना संदेश को ग्रहण करना मतलब क्या होता है, डेंड्राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ये एनसीईआरटी में लिखा आपको देखने को मिल जाएगा, सवाल पूछा भी जाता है इससे। विद्युत धारा मापने के लिए एक उपकरण का प्रयोग होता है जो किससे जुड़ा होता है, यही सवाल आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा को मापने के लिए जो हम लोग उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो जरा बताइएगा उस उपकरण के बारे में। बढ़िया सवाल है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। क्या लगाओगे आंसर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। जी बच्चा, एक एक करके बताते चलिएगा। ठीक है, चलो भाई साहब, एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, चलो भाई साहब, हमने कहा सर विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं और इससे कैसे जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर को जोड़ते हैं। किसको भैया, एमीटर। और जो एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जो, और जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या होगा, विभव मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। विद्युत विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, इसे कैसे जोड़ा जाता है ना। तो ये भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है भैया। तो अब आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। एकदम बढ़िया है, सभी लोग आंसर करते चलिएगा। क्या होगा आंसर, यस सर, जल्दी बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो भैया, तो हमने कहा कि विद्युत विभवांतर मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है वो आपका क्या होना चाहिए। हमने कहा भैया ये श्रेणी क्रम में होता है ना। आपको पता है वोल्ट मीटर होता है जो कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला है किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बदलता है, क्या होगा। तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध वाला सवाल पूछा जाता है। प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान क्या होता है, ए हो जाता है। मतलब आर और एल के बीच सीधा संबंध है, और आर और दोस्तों क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच में उल्टा संबंध है। तो कह रहा है लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, तो लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा भैया, घटेगा। क्या होगा भैया, घटेगा। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला है
ओम के नियम के अनुसार V इंटू आई इंटू आर के बीच संबंध क्या होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो अब इस ओम के नियम के अनुसार आपको जो है विभवांतर निकालना हो, धारा निकालना हो, प्रतिरोध निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इसी फार्मूले से आप लोग जरूर निकाल सकते हो और इससे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। ठीक है साथियों, अब आते हैं अगला सा, ध्वनि की जो पिच होती है, साउंड जो होता है उसकी पिच जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो आवाज का पतली होना या मोटी होना उसको हम लोग पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पिच कहा जाता है। तो जो पिच होता है दोस्तों उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वरमान या जो है तारत कहते हैं, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर मान लो कि पिच हाई है, दैट मीन्स ये हुआ कि उसकी जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, हाई है, और दोस्तों याद रखना वो आवाज पतली होगी। अगर पिच लो है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब ये हुआ आवाज मोटी हो जाएगी। ठीक है, अगला है 2000 न 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो इसे हम पराशरप कहते हैं। तो अगर 20 से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है भाई साहब, तो उसे अपशरप तरंगे कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपशरप तरंगे कहते हैं। और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अगर है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, शरप तरंगे, और उससे ज्यादा है 20,000 से ज्यादा है तो उसे प्राशरप तरंगे कहते हैं। तो एक बार इस डेटा को जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, तो तने और जड़ की लंबाई की वृद्धि शीर्ष विभज्योतक ऊतक करता है या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है, ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। तने की मोटाई के लिए कौन जिम्मेदार है, तो तने की मोटाई के लिए जिम्मेदार है पार्श्व विभज्योतक ऊतक, मतलब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो शीर्ष विभज्योतक ऊतक पौधे की क्या करता है भैया, लंबाई बढ़ाता है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो जड़ एवं तने के शीर्ष पर, जड़ और तने के कहाँ पाया जाएगा, शीर्ष पर देखने को मिलेगा। जबकि ये पौधे की मोटाई या गर्त या थिकनेस बढ़ाती है, और ये कहाँ पाया जाएगा, छाल के नीचे पाया जाता है। और जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आपको कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों के तल पर पाया जाता है, पत्तियों के तल पर पाया जाता है। साथ साथ में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पत्तियों के तल के अलावा, तो हम लोग बता देंगे भैया पत्तियों के तल के अलावा आपको देखने को मिल जाएगा साथियों कहाँ पर, तो हम कहेंगे नोड और इंटर नोड। और याद रखना ये रीजनरेशन का काम करता है, पत्ती वगैरह टूट टाट जाए, बकरी वकरी चरकर चली जाए तो उसको दोबारा सही से जो है ग्रो करने का काम कौन करता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। ठीक है, बाकी पैरेन्काइमा आगे बताते हैं। घास और बांस जैसे पौधे में पत्ती और पर्प मतलब कि नोड की वृद्धि किस विभज्योतक ऊतक के कारण होता है, तो हम कहेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। चलिए, एक पौधे को युवा अवस्था में, है ना, एक पौधे की युवा शाखा हवा में झुक जाती लेकिन टूटती नहीं है, इस लचीलेपन का मुख्य कारण किस ऊतक में जीवित कोशिका के कोनों पर अनियमित रूप से सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव होता है। तो सीधे बताइएगा पौधे में लचीलापन किसकी वजह से आता है, तो सबको पता है कोलेन कायमा। और कोलेन कायमा जो ऊतक होता है उनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, हम कहेंगे उनकी कोशिकाएं जो होती है उनके दीवार पर पाई जाती है पेक्टिन एंड सेलुलोज पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है और क्या पाया जाता है भैया, हम कहेंगे सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज और पेक्टिन देखने को मिलेगा, ये चीज आपको याद रखना। सवाल आपसे पूछेगा कि पौधे में लचीलापन कौन प्रदान करता है, कोलेन कायमा, और पौधे में जो कोलेन कायमा पाया जाता है वो कैसा ऊतक है, तो हम कहेंगे सरल अस्थायी ऊतक है। उसकी दीवार पर क्या पाया जाता है, पेक्टिन होता है, इसकी वजह से वो लचीला होता है, झुक जाता है, फिर भी वो टूटता नहीं है। ठीक है भाई साहब, अगला है नारियल का छिलका या अखरोट का कठोर या बीज का कवच, जो कठोर चीज होती है उसमें कोशिकाएं मृत होती है ना, तो लिग्निन युक्त होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, वो कौन सा ऊतक होता है, तो पौधे में कठोरता कौन लेकर आता है, आप क्या बताओगे भैया, पौधों में
कठोरता जो लेकर आ रहा है वो कौन लेकर आ रहा है? तो पौधे में कठोरता जो लेकर आ रहा है दोस्तों, वो कौन लेकर आ रहा है? स्क्लेरन काइमा लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है भैया? स्क्लेरन काइमा लेकर आ रहा है ये चीज। अब स्क्लेरन काइमा की दीवार पर क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। और स्क्लेरन काइमा जो होता है वो डेड सेल से बना होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा। चलिए अगला है, कमल के तने में बड़ी वायु कोशिकाएं गुहा स्थान पाया जाता है और एयर कैविटी, ताकि पौधा पानी में तैर सके। यह गुहाएं किस ऊतक में पाई जाती है, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो देखिएगा, जो जलीय पौधा होता है वो पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि जलीय पौधे में पाया जाता है एरन काइमा। क्या पाया जाता है भैया? एरन काइमा पाया जाता है। और एरन काइमा जो होता है वो पैरन काइमा का प्रकार होता है। तो याद रखना है, एरन काइमा जो होगा वो पैरन काइमा का ही प्रकार है, याद रखना। एनसीईआरटी में लिखा गया, बट ये नहीं लिखा गया एरन काइमा। तो एरन काइमा पैरन काइमा का एक प्रकार होता है, और जो आपके पौधे को तैरने में मदद करता है। एक प्रकार और होता पैरन काइमा का, जिसका नाम है कोलेरन काइमा। कोलेरन काइमा जो होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्तियों में देखने को मिलता है, ठीक है भैया। अगला है किडनी की, ये कल ही सवाल आया हुआ था ना। किडनी की जो नेफ्रॉन होती है, वो नेफ्रॉन की जो नलिकाएं होती हैं वो किससे बनी होती है? तो ये बताना है, कल पूछा गया था कि जरा बताइएगा कि जो किडनी होती है उसकी नेफ्रॉन की नलिकाओं की दीवार अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ये पूछा गया था। तो जो किडनी होती है, उस किडनी की जो नेफ्रॉन होती है उसकी जो नलिकाएं होती है, क्या होंगे भैया? नलिकाएं होती हैं। वो नलिकाएं क्यूबॉइडल इपिथीलियम से बनी होती। किससे भैया? अरे क्यूबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू से बनी होती है, और ये अवशोषण करने का काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन, इन सब चीजों का काम करता है। तो याद रखना, घनाकार उपकला ऊतक होता है जो अवशोषण और स्रावण दोनों का काम करता है। तो ये चीज आपको याद बता दे कि जितने भी या अवशोषित करने वाले या सिक्रीट करने वाले, सिक्रीट कौन करता है? ग्लैंड्स करते हैं, तो वहां पर क्यूबॉइडल इपिथीलियम देखने को मिलेगा। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में एक्वेटिक फूड चेन, मतलब जो पानी में होता है, यदि डीडी का छिड़काव किया जाता है तो सबसे अधिक किस जीव में जमा होगा? ठीक है भाई साहब। तो आपको पता है कि पीड़कनाशी का प्रभाव जो होता है वो अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, और यहाँ अंतिम उपभोक्ता कौन होगा? मानव होगा। देखो, फाइटोप्लैंक्टन कौन होगा? उत्पादक होगा। इसकी छोटी मछली खाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता। इस छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, द्वितीयक उपभोक्ता। और मानव इस बड़ी मछली को खाएगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? इससे भी सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिल रहा है ना, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा को लेकर। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब होता है कि भैया जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते। अनवीकरणीय उनको बोलते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए भाई साहब, तो नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा है, सही बात। अनवीकरणीय ऊर्जा आपका प्राकृतिक गैस है। जैव निम्नीकरण आपका प्लास्टिक है। अजैव निम्नीकरण आपका जो है आपका ग्लास है। अब आपको बताना है, प्लास्टिक जो है वो अजैव निम्नीकरण है। क्या है भैया? अजैव निम्नीकरण है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम गैस हो गए, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा सोलर एनर्जी हो गया, वो क्या है आपका? रिन्यूएबल है, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको सड़ाया गलाया जा सके जैविक क्रियाओं के द्वारा, उसको जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कागज हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, फलों का छिलका हो गया, जिसको हम लोग सड़ा गला सकते हैं। रस्सी वस्सी है, ये सड़ा गला सकते। जिसको नहीं सड़ा गला सकते उसको अजैव निम्नीकरण बोलते हैं। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, मरकरी हो गया, नायलॉन हो गया, टेरालीन हो गया, स्टारीन हो गया, आपका बहुत ऐसी चीजें जिसको दोबारा गलाया नहीं जा, मतलब सड़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम लागू होता है। यदि उत्पादक में 10,000 जूल है तो तृतीय उपभोक्ता में लगभग क्या हो जाएगा? चलो भैया, ये अपना उत्पादक है। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर है। अब उत्पादक को जो खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा।
क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आ जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होगा भैया, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता के बाद क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो वो कह रहा है अगर हमारे पास मतलब उत्पादक के पास 10,000 है तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। इनके पास 1,000 गया है। अब 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो बस आपको बताना था यही चीजें कि तृतीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 10 जूल ऊर्जा मिलेगी। आपको पता है लिंडेमैन का नियम है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। निलंबन का उदाहरण और किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नमक का घोल निलंबन नहीं होगा क्योंकि समांगी मिश्रण है। कीचड़ वाला पानी हवा मिश्रण है, नहीं होगा। चीनी का घोल नहीं होगा। तो कीचड़ जो होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। कीचड़ में पानी और धूल अलग अलग मतलब जो मिट्टी के कण वगैरह होते हैं, ये निस्यंदन या फिल्टर करके उसको अलग किया जा सकता है। रदरफोर्ड के अल्फा कर प्रकीर्णन या कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट में अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इससे क्या पता चलता है। तो याद रखना है, ये मान लीजिए परमाणु था, ये उसका नाभिक था, कुछ तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु क्या है भैया, परमाणु का अधिकांश हिस्सा क्या है, बहुत खाली है। क्या भैया, खाली है। तो अगर सीधे निकल गए तो इससे अर्थ निकलता है कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा क्या है भैया, हम कहेंगे मास्टर साहब खाली है। क्या भैया, खाली है। ठीक है। और जहां से टकरा के वापस आ गए, इसका मतलब यहां पे कुछ है। तो याद रखना यह पॉजिटिव चार्ज वाला है और अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज वाला होता है तो रिपेल करता है। तो याद रखना कि रदरफोर्ड ने ही क्या किया था, परमाणु के नाभिक की खोज की थी। सबको याद होगा परमाणु नाभिक की खोज अल्फा कर पर। खैर अब आते हैं अगली बात, सुनिएगा। रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी या मेन ड्रॉबैक क्या था। नाभिक का आकार नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर के बारे में नहीं, या नाभिक के आवेशों के बारे में नहीं, ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं। तो आपको बताना है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कर प्रकीर्णन वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने क्या सही बताया क्या गलत बताया, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चा जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताते चलिएगा दोस्तों। चलो, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बढ़िया तरीके से देना होगा। चलो भाई साहब, तो क्या कमियां रही ये जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलो भैया, तो याद रखना इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं, मतलब कि ऊर्जा या अट्रैक्शन फोर्स, इन सब चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा स्तर, संयोजी कक्षा, है ना, या फिर संयोजी कक्षा बाहरी कक्षा को बोलते हैं, स्टेशनरी इसको बोलते हैं। तो ए और थी। तो याद रखना है कि इन्होंने बताया था कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं और इनके ऊर्जा स्तर, तो जैसे जैसे के है, एल है, एम है, एन है, तो ऐसे ऊर्जा स्तर होता है सबका बढ़ते हुए क्रम में एवरेज है, जिसका क्या होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट, जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट में घोला जाता है ना, मान लीजिए कोई जिंक धातु है और उसको कॉपर सल्फेट मतलब नीला थोथा में घोला जाता है, ठीक है, तो कॉपर धातु अलग हो जाती है। किस प्रकार की अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा। धातु जो जिंक है वो मजबूत है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम है। तो अब क्या करेगा कि जिंक कॉपर को हटा देगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। तो इससे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चा, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा तो कर लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के घोल को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। एकदम बढ़िया है, सभी लोग आंसर करो बच्चा। क्या
क्या होगा? ये भी बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ऐसे सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताइएगा क्या होगा? तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट जो होगा वो सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और जो है सोडियम सॉरी इधर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करता है, लिख देते बच्चा, है ना। चलिए AgNO3, ठीक है, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। जब नमक के साथ अपक्रिया NaCl के साथ अपक्रिया करता है तो AgCl बनाएगा। क्या बनाएगा? AgCl बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाए प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना। तो इसमें ये जल में अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन ये जो अपक्रिया है ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनाता है, किस प्रकार की अपक्रिया है? H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 हो जाएगा आपका, गिव्स आउट क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये जो अपक्रिया है, जब दो अभिकारक एक उत्पाद हो तो उसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं, और अगर मान लो एक अभिकारक हो दो उत्पाद हो तो उसको वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के घोल मिलाए जाते हैं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहा जाता है? जो जल में अघुलनशील होता है, तो क्या बोलेंगे भाई साहब, है ना, अवक्षेप अपक्रिया। इथेनॉल को पीने योग्य अल्कोहल क्यों कहा जाता है जबकि मेथेनॉल जहरीला क्यों होता है? तो एथेनॉल पीने योग्य होता है, मेथेनॉल जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, ये बताइएगा दोस्तों, ऐसा क्यों है? जल्दी से आंसर करिएगा। ठीक है, तो एथेनॉल जो होता है वो सामान्य शराब होता है जो लोग पीते हैं, है ना, सामान्य शराब। चलो भाई साहब, सामान्य शराब है, लेकिन जो मेथनॉल होता है वो जहरीली शराब है। क्या है भैया? अरे जहरीली शराब है। और ये जो जहरीली शराब होती है दोस्तों, इससे इंसान अंधा हो जाता है। क्यों ऐसा है? याद रखना, एथेनॉल में कर नहीं, मेथनॉल शरीर के ऑक्सीकृत होकर फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बनाता है। यस सर, तो मेथनॉल शरीर में ऑक्सीकृत होकर फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बनाता है, जिससे इंसान अंधा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से एथेनॉल और मेथनॉल के लिए कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? जल्दी बताइएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का है ना फार्मूला आप देख सकते हैं, C2H5OH होता है, जबकि मेथेनॉल का सूत्र जो होता है CH3OH होता है। तो साथियों, ऐसा नहीं कि केवल यही वीडियो है, कल ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी और इन सब से भी टॉपिक से क्वेश्चन बना देंगे तो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, जय हिंद।